अजय सर, मैं दो चीजें यहाँ पर समझना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये जो अपने स्टेटमेंट में भी ये बोल जो कमेंट्री जो दे रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये पारंपरिक सेंगोल का इस्तेमाल, क्या वास्तव में इसके पहले भी संसद के अंदर, सदन के अंदर या देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरीके की स्थितियां कभी रही हैं? सेंगोल कितना पारंपरिक है, मेरा सीधा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर मोदी की इस सत्ता को, एनडीए की तीसरी सरकार को ये बार बार कहलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है? जैसा क्लिप मैंने शुरू में दिखाया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये कहलवाया गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार, 6 दशक के बाद ऐसी सरकार चुनी गई। देखिए, अब मुझे लगता है अपने आप में जो साइकोलॉजिकली कहिए कि मानसिक रूप से विकार का यदि शिकार होते हैं हम, तो उस स्थिति में इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं कि जब हम तथ्यों का लोप करते हैं, झूठ बोलते हैं और तमाम मक्कारीपूर्ण ढंग से चीजों को प्रस्तुत, तो जब हम इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से यह स्थितियां होती हैं। संविधान में हर चीज का मतलब इतना स्पष्ट संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का इसीलिए सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है। आप ये समझिए, एक एक चीज का हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट जिक्र है कि कैसे सरकार निरंकुश ना हो जाए, कैसे विपक्ष के अपने कर्तव्य होने चाहिए, कैसे स्पीकर के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उपराष्ट्रपति के और सभापति के कर्तव्य होने चाहिए, राष्ट्रपति के क्या होने चाहिए, सब कुछ डिसाइड किया हुआ। ऐसा भी नहीं है कि जो भी सरकार लिख के दे देगी राष्ट्रपति को वही अभिभाषण पढ़ना होगा। राष्ट्रपति यदि चाहे समझता है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो वह आपत्ति करके वापस भेज देगा मंत्रिपरिषद को कि इसमें यह ठीक नहीं है, इसको ये करिए। फिर भी यदि वो करते हैं तो उस स्थिति में वो उसको पढ़ेगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर राय ने बताया, बिल्कुल उसी तरीके से वो ये करेगा कि हम वो सिंबॉलिक उसको अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन हम उसके साथ अपने आप को आत्मसात नहीं करेंगे। यह परंपरा होती है, यही चीज राज्यपाल पे भी लागू होती है। राज्यों में राष्ट्र की जो तमाम सारी विदेश और दूसरी चीजों से रिलेटेड उन पर नहीं हो सकता है, इसलिए उन पर जिक्र नहीं होता है, उन पर नहीं हो सकता है। यदि उस पर जिक्र होगा तो वो भेज दिया जाएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देगा। तो यह स्थिति होती है। अब यहां एक चीज कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जब आपातकाल का जिक्र किया पहली बार, यह संविधान विरुद्ध था। यह भारतीय जो संवैधानिक परंपरा है उसके विरुद्ध था, क्योंकि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में किए गए प्रावधान के तहत लगाया गया था और उस प्रावधान के तहत मंत्री परिषद ने उसे पास किया था पूर्ण बहुमत से, और पूर्ण बहुमत से उसको सदन ने पास किया था। सदन में लोकसभा में करीब 400 एमपीज ने उसे वो किया था और उसके बाद में जो है राज्यसभा में करीब करीब 150 एमपीज ने उसको वो किया था। यानी इतनी बड़ी संख्या में उसे अडॉप्ट किया गया था। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने उसे एक्सेप्ट किया था। कोई राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और दोनों सदनों में पास किए गए किसी कानून को, वो कानून था और वह जो प्रावधान है वो अनुच्छेद संविधान में है, उसकी यदि निंदा करता है तो वो सीधे सीधे संवैधानिक पद की भी निंदा करता है, संविधान में की गई व्यवस्थाओं की भी निंदा करता है, उस समय के जो प्रतिनिधि थे देश के, यानी देश की आवाज थे, उन सब का भी अपमान करता है और संवैधानिक परंपराओं का भी अपमान करता है। तो यह जो नरेंद्र मोदी का जो तीसरा टर्म शुरू हुआ है एनडीए सरकार का, उसमें सबसे पहले ही दिन, पहले ही बार में स्पीकर ने संविधान का मखौल उड़ाया, संवैधानिक परंपरा का मखौल उड़ाया और उसका किया। यदि आपको निंदा करनी थी राजनीतिक तौर पे हो सकती थी, लेकिन
आप संवैधानिक तौर पर नहीं कर सकते। आपने यह किया, आप गलत सही की समीक्षा कर सकते, और समीक्षा तब करते जब आपके पास होता। वो तो जो टोटल नंबर था उस नंबर के आसपास भी आप नहीं है, तो आपका यह अवैध है। पहली बात, ये निंदा प्रस्ताव अवैध, संविधान विरुद्ध है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति भी उसको पढ़ रही है अपने अभिभाषण में। यह और बड़ा घोर अपमान है, और यह उस पद का भी अपमान है जिस पर वो खुद बैठी हुई हैं, यानी उन्होंने अपने ही पद को गाली दी। इससे आप यह समझ सकते हैं। तीसरी चीज ये है, आज देखने को मिला, राहुल गांधी गलत नहीं कहते थे कि संविधान से नफरत करती है भाजपा, आरएसएस, और वो संविधान को खत्म करना चाहती है। यह आज साबित हो गया लोकसभा में, उस वक्त जब शशि थरूर ने शपथ ली। शशि थरूर ने जब शपथ ली और उन्होंने जय संविधान बोला, तो उस पर जो है टीका टिप्पणी की, जो आपत्ति व्यक्त की स्पीकर ने, जिसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल भी उठाया। दीपेंद्र हुड्डा सीनियर सांसद, कोई जूनियर सांसद नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आप संविधान की जय बोलने पर यह कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। इस पर उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे यह लगा कि इतना, मतलब जिसे कहेंगे गली के गुंडे जिस स्टाइल में बात करते हैं, उस स्टाइल में आप यदि कह रहे हैं सदन के अंदर मर्यादा होती है, माननीय सदस्य कहा जाता है, संबोधित किया जाता है चाहे जितना हो, और उसकी अपनी वो होती है, उसमें आप बैठ जाओ, ये थोड़ी नहीं आप कर सकते। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, चुप हो जा चुप, इस तरह की यदि भाषाएं आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप यह समझ लीजिए कि इस देश के अंदर असल में सरकार में और दूसरी संस्थाओं में गुंडे आके बैठ गए हैं, मवाली आके बैठ गए हैं। वो पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वो ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनसे संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और चीजों का एक अपमानित हो रहा है। उन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर, यदि आपको निंदाई प्रस्ताव पारित करना था, उसके बीच कर लेते, आप गोधरा पर करते, आप मणिपुर पर करते, आप जो है जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं और उस पर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उस पर करते, भारत के नागरिक मर रहे हैं, जो तमाम फिलिस्तीन और जो है उनका युद्ध चल रहा है, उसके अलावा रसिया और उधर का यूक्रेन का चल रहा है जहां भारतीय मारे गए हैं, उसको लेकर के आप साथ में शामिल करते। आप शामिल करते इसमें नीट परीक्षा में जैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, आप शामिल करते उन सब्जेक्ट को, तो उन्होंने उनको नहीं शामिल किया। वो अब जब जिस तरह से करते हैं, उससे यह महसूस होता है कि वास्तव में वो संविधान के नहीं है, वो मनुवाद के समर्थक हैं। और जिस तरीके से जब संविधान लागू हुआ था, तब आरएसएस ने यही आपत्ति जताई थी कि इसमें मनुवाद का वो नहीं है, जो मनु संहिता का नहीं है, तो इससे उन्हें आपत्ति थी। ये मनु संहिता चाहने वाले लोग, इसीलिए सिंगोल जैसी चीजें लाते हैं। सिंगोल लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक, और यह राजशाही नहीं है, यह लोकशाही, और लोकशाही में राजशाही की स्टाइल में करना कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से यह निंदनीय है, और इसको देश स्तर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से इसको लेके जो कुछ चीजों पे तो कांग्रेस ने अभी आपत्ति जताई है, जो कल जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव पेश किया गया है, उसको लेकर के चिट्ठी लिखी है केसी वेणुगोपाल ने, और मुझे लगता है आगे भी चीजें ऐसे तो ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यह लोग झूठ बोल रहे हैं सदन में कि पूर्ण बहुमत तो है नहीं। आप सहयोगी दलों के साथ में, यह कहीं पर भी भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, और जो एनडीए की सरकार है उसके पास जो है बहुमत है तमाम दलों का जोड़, ना कि अजय सर,
अच्छा सर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोई इतने छोटे बार्गेनर नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर बार बार ये कहलवाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर ये भी खामोश है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि ये बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं इसको आप कहें कि ये कोलिजन गवर्नमेंट है, गठबंधन की जो सरकार चल रही है। इसके पहले भी गठबंधन की सरकारें चली और संबोधन में कहा गया गठबंधन की सरकारें, कोई ऐसा नहीं कि उस समय ये कहा जाता था कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और अकेले किसी दल की सरकार है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू से आप कोई उम्मीद करें या नीतीश कुमार से करें तो मुझे लगता है बेजा है। नीतीश कुमार का चरित्र, मैं नीतीश कुमार से ज्यादा गया गुजरा व्यक्ति नहीं मानता हूं, मौका परस्त व्यक्ति नहीं मानता हूं। मैं उस शख्स को नेता नहीं, सत्ता लोलुप मानता हूं और मानता हूं कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये किसी गधे और कुत्ते के भी पांव छूने होंगे तो वो छू लेगा। वो इस तरह का व्यक्ति है, इसलिए नीतीश कुमार से ज्यादा गया गुजरा जो है व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, निकृष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। ये वही व्यक्ति है जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नेत्री रुदन कर रहे थे, रुदाली कर रहे थे कि उसने महिलाओं का ये किया, महिलाओं के अपमान में ये कहा, और आज वो उनके गले का हार बना हुआ है। तमाम सारी चीजें हैं और कमियां उनकी सामने आ रही है। 2 साल में जो 9 पुल गिरे हैं और तमाम सारे घोटाले हुए हैं वो बिहार में हुए हैं, नीतीश कुमार की सरकार में हुए हैं। और नीतीश कुमार की सरकार, जो नीतीश कुमार है वो सबसे कम सीटों वाले जो है मुख्यमंत्री हैं। तो जब कृपा पे आप जी रहे होंगे तो आपकी औकात नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी, चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे, जेल से छूटे हैं, उनके खिलाफ मामला है और कभी भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उन्हें जेल डाल सकती है। दूसरी चीज, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति ये है कि जो वो आए सत्ता में, आते ही जैसे ही उनको 850 करोड़ 4 दिन में कमवा दिए गए उनकी कंपनी को, इससे आप नहीं सोचेंगे कि ये सीधे सीधे रिश्वत दे दी गई। इसके बाद में फिर जिस तरीके से उन्हें बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो साहब आपको हम बोल नहीं रहे हैं, आप नोट कमा रहे हैं, आप अपनी सरकार का ऐश कर रहे हैं, और क्या लेंगे? इतने में मस्त रहिए, इससे ज्यादा करेंगे तो ईडी सीबीआई आ जाएगी और गिरफ्तार करके आपको जेल में डाल देगी। आपके खिलाफ तो सबूत भी है सीधे, अरविंद केजरीवाल हो या क्या कहते हैं वहां पर हेमंत सोरेन हो, उनके खिलाफ भले ही ना सीधे सबूत हो लेकिन आपके खिलाफ सीधे सबूत है। तो इसलिए उनकी औकात नहीं है, यह मान के चलिए। जी जी जी।